पार्ट 34 कोलोइडों के अनुप्रयोग। पिछले पार्ट की अगर हम बात करें, यानी कि जो 33वां पार्ट था उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे कोलोइडों के अनुप्रयोगों के बारे में। और कोलोइडों के अनुप्रयोगों के अंतर्गत दो तीन जो अनुप्रयोग थे हमने पढ़ लिए थे कि भाई कोलोइडों का औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही धूम्रावक्षेपण है यानी कि धुआं के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था वायु मल के निष्कासन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो रबड़ व्यवसाय है, रबड़ व्यवसाय के बारे में भी हमने इसका अध्ययन किया था कि रबड़ व्यवसाय में भी कोलोइडों का जो उपयोग है। उसके बाद में जो अशुद्ध जल है उसके शुद्धिकरण में भी कोलोइडों के उपयोगों के बारे में हमने अध्ययन किया था, यानी कि वायु मल के निष्कासन में भी कोलोइडी विलयन है उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत, यानी कि नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है वो था हमारे पास में डेल्टा का निर्माण। छठा पॉइंट है डेल्टा निर्माण की। अगर हम बात करें कि भाई समुद्र के किनारे हैं जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण क्यों होता है उसके पीछे का हम कारण पढ़ेंगे। तो नदियों की अगर हम बात करें, नदियाँ जो होती हैं अपने साथ में, नदी का जब पानी पहाड़ से गिर करके समुद्र की ओर गमन करता है तो अपने साथ में क्या करती हैं, धूल मिट्टी के कण, कंकर पत्थर, बजरी, रेत वगैरह बहुत सारे कण क्या होते हैं, निलंबन अवस्था में बह करके जाते हैं। उसके बाद में अब ये बह करके जा रहे हैं, जैसे ही ये समुद्र के संपर्क में आएंगे तो समुद्र का जो जल है, समुद्र के जल में अनेक प्रकार के वैद्युत अपघट्य पाए जाते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जा रहे हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, या फिर कैल्शियम हो। अनेक प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, लवण पाए जा रहे हैं। साथ में जो आयन वगैरह हैं वो आयन अवस्था में पाए जाएंगे, जो तत्व वगैरह हैं। तो ये क्या करेंगे, जो रेत का जो कोलोइडी विलयन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। अब वैद्युत अपघट्य जैसे ही नदी के जल के संपर्क में आएंगे, यानी कि नदी का जल समुद्र में गिरने के लिए जैसे ही नजदीक जाएगा तो ये आपस में क्या होंगे, विपरीत आवेशित जो आयन हैं आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे, क्रिया कर लेंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे। अवक्षेपित होने के कारण जो बाकी जो जल है वो तो समुद्र में मिल जाएगा, लेकिन जो आयन क्या हो गए, विपरीत आवेशित जो आयन है आपस में मिलकर क्या अवक्षेपित हो गए, वो कहाँ रह गए, जो समुद्र का किनारा है वहीं पर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और इस कारण क्या हो जाता है, वहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। चित्र के द्वारा समझें कि भाई ये समुद्र का जल है हमारे पास में, इस समुद्र के जल की अगर हम बात करें, अनेक प्रकार के आयन पाए जाएंगे, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड मिलता है काफी मात्रा में। इसी तरीके से कैल्शियम आयन है, बहुत सारे आयन क्या होंगे समुद्र के जल में, अनेक प्रकार के आयन मिलेंगे, पोटेशियम है। तो ये आयन क्या होंगे, क्या है, समुद्री जल। अब जैसे मान लेते हैं भाई यहां से कोई भी नदी है वो बह करके आ रही है। अब ये नदी बह करके आ रही है तो अपने साथ में क्या लेकर के आएगी, धूल मिट्टी के कण लेकर के आएगी, या फिर कंकर पत्थर बहुत सारे क्या होंगे नदी के जल के संपर्क में, यानी कि साथ में बह करके आएंगे। नदी के जल में ये तो हो गया नदी का जल। उसके बाद में ये क्या होंगे, इसी में लिख देता हूं मैं, नदी के जल में रेत के ऋणावेशित कण, तो
ठीक है। अब ये जो जल है कोलोइडी अवस्था में होंगे, कण होंगे इसमें जो रेत वगैरह के हैं। कुछ कण कैसी अवस्था में होंगे, कोलोइडी अवस्था में होंगे। अब ये जैसे ही समुद्र के संपर्क में जाएगा तो यहाँ पे इसमें कुछ ऋणावेशित कण है, कुछ धनावेशित भी होंगे। तो ये समुद्री जल में उपस्थित जो पहले से आयन है, वैद्युत अपघट्य हैं, उनसे क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और क्रिया करेंगे तो जल तो क्या होगा, समुद्र में जाकर के मिल जाएगा। लेकिन जो रेत वगैरह के कण थे, वैद्युत अपघट्यों से क्रिया करेंगे तो जो ये मिलने का जो स्थान है, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। और किसका निर्माण हो जाएगा, डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार जो समुद्री जल है, समुद्र के किनारे हैं, वहां पर जहाँ पे नदियां मिलती हैं, वहां पे क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो डेल्टा निर्माण समझ में आया होगा भी। नदियों की जो नदियां समुद्र में गिरती हैं तो डेल्टा का निर्माण क्यों होता है, वो कारण भी आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास में छठा अनुप्रयोग। वीडियो को पॉज करके आप इसको चित्र वगैरह को बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, कोलोइडों के अनुप्रयोगों के अंतर्गत रबड़ व्यवसाय तो पढ़ चुके, चर्म शोधन पढ़ेंगे। तो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, नंबर 7 आता है हमारे पास में चर्म शोधन। चर्म शोधन के बारे में अगर हम बात करें तो जो चमड़ा होता है, चमड़े की अगर हम बात करें तो चमड़ा धनावेशित प्रोटीन युक्त एक कोलोइडी सिस्टम होता है, निकाय होता है। चमड़ा क्या है, धनावेशित, चमड़े में प्रोटीन पाया जाएगा, प्रोटीन है, धनावेशित होता है। और इसकी अगर हम बात करें कोलोइडी अवस्था में होता है, कोलोइडी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो चमड़ा क्या है, चमड़ा एक धनावेशित प्रोटीन युक्त कोलोइडी निकाय होता है। उसके बाद में चमड़े को कठोर बनाने के लिए इसमें टैनिन मिलाया जाता है। टैनिन क्या होता है, टैनिन को जब जल में घोला जाता है, टैनिन का जो जलीय विलयन होता है, ये ऋणावेशित सोल बनाता है। टैनिन को क्या करते हैं, जलीय विलयन में घोलते हैं तो कैसा सोल बनता है, नेगेटिव सॉल्यूशन बनता है, कोलोइडी विलयन बनता है। अब चमड़े को क्या कर रहे हैं, चमड़ा क्या है, धनावेशित प्रोटीन युक्त कोलोइडी सिस्टम है। अब चमड़े को किस में मिला रहे हैं, टैनिन का जो जलीय विलयन है इसमें मिलाते हैं। तो क्या होगा, चमड़ा धनावेशित और टैनिन का जलीय विलयन कैसा है, ऋणावेशित। दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्रिया करेंगे तो चमड़ा क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, यानी कि जो ऋणावेशित कण है और चमड़े में जो धनावेशित कण थे आपस में क्रिया करके क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। और इस कारण जो चमड़ा होता है वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चर्म शोधन कहते हैं। चर्म शोधन समझ में आ गया होगा कि चमड़े को कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है, टैनिन के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। टैनिन का जलीय विलयन नेगेटिव यानी कि ऋणावेशित कोलोइडी सोल बनाता है, टैनिन को जब जल में घोला जाता है। और जो चमड़ा होता है वो धनावेशित प्रोटीन युक्त कोलोइडी निकाय होता है। अब दोनों को आपस में मिलते हैं, धनावेश ऋणावेश मिलकर के क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं और चमड़ा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चर्म शोधन कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट अनुप्रयोग आता है हमारे पास में 8वां, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो जो फोटोग्राफी प्लेट होती है, जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr, इसके निलंबन की परत चढ़ी होती है।
फोटोग्राफी जो प्लेट होती है, फोटोग्राफी प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होती है, परत चढ़ी होती है। अब जो हमारे पास में जिलेटिन है या फिर जिलेटिन के स्थान पर पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, जिलेटिन व पोटेशियम ब्रोमाइड, दो सॉल्यूशन लेते हैं, जिलेटिन लेंगे और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड का जो विलयन होता है इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, तो क्या हो जाते हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड के जो कण हैं वो क्या हो जाते हैं, जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जिलेटिन है ये रक्षक कोलोइड की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। जिलेटिन जो होता है, जो फोटो वगैरह खींची जाती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फोटोग्राफी प्लेट समझ में आई होगी। फोटोग्राफी की अगर हम बात करें, जिलेटिन और फोटोग्राफी जो प्लेट होती है, ध्यान से सुनिएगा, फोटोग्राफी जो प्लेट होती है, फोटोग्राफी प्लेट में जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन पर सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होती है, निलंबन की परत चढ़ी होती है, यानी कि निलंबन अवस्था में पाया जाता है। अब जिलेटिन और पोटेशियम ब्रोमाइड है, जिलेटिन और पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसका जो विलयन है, इस विलयन में क्या मिला दें, सिल्वर ब्रोमाइड मिला देते हैं, तो क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड के कण क्या हो जाते हैं, जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं, यानी कि निलंबन अवस्था में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो जिलेटिन जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, रक्सी कोलाइड की तरह कार्य करता है, यानी कि फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो फोटोग्राफी प्लेट में मुख्य रूप से कौन भूमिका निभा रहा है, जिलेटिन निभा रहा है। जिलेटिन क्या कर रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड की जो परत है इसके ऊपर पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में डालते हैं, साथ ही जिलेटिन है, सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है उसमें मिलाते हैं, तो उसको क्या करता है, रक्षण प्रदान करता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में 9वें पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, कोलोइडी वर्षा। कोलोइडी वर्षा कैसे होती है, इसकी अगर हम बात करें तो जलवाष्प वाले जो क्षेत्र हैं या फिर जहाँ पर शीतल जलवायु पाई जाती है, नम प्रदेश युक्त जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या होता है कि अक्सर बारिश अचानक से हो जाती है। होने के पीछे कारण क्या है कि भाई जलवाष्प के जो कण हैं वो कोलोइडी अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये कण क्या हो गए, नमीयुक्त क्षेत्र पाया जा रहा है, तो ये कण आपस में क्या हो जाते हैं, जैसे ही संपर्क में आते हैं तो ये बड़ी बूंदों के आकार में बदल जाते हैं। और जैसे ही बड़ी बूंदों के आकार में बदलेंगे, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इनको अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण जो अचानक से क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि विपरीत आवेशित बादल हैं, दो विपरीत आवेशित बादल आपस में मिल जाएंगे तो भी क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो कोलोइडी वर्षा समझ में आई होगी। भाई जो जलवाष्प है, अति संतृप्त नमी या नमी जलवायु जो स्थान है, वहाँ पर जो जलवाष्प की बूंदें हैं आपस में मिलकर के बड़े कणों के रूप में आ जाती हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उनको नीचे की ओर खींच लेता है, इस कारण बारिश हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि भाई जो विपरीत आवेशित जो बादल हैं वो टकरा जाते हैं, तब भी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। उसके बाद में 10वें पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, रक्त का स्कंदन। रक्त के स्कंदन के बारे में अगर हम बात करें तो रक्त जो होता है उसमें जल भी पाया जाता है, साथ में एल्ब्यूमिन जो पदार्थ है, एल्ब्यूमिन है, साथ में अनेक हीमोग्लोबिन वगैरह हैं, अनेक तत्व पाए जाते हैं, अनेक पदार्थ पाए जाते हैं।
इनमें कुछ ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, यानी कि ऋणावेशित तत्व होते हैं, ऋणावेशित आयन पाए जाते हैं, साथ ही कुछ धनावेशित भी होते हैं। लेकिन जो एल्ब्यूमिन जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव पदार्थ होता है, ऋणात्मक पदार्थ होता है। अब जैसे ही चोट वगैरह लग जाती है हमें, भाई रक्त का बहना शुरू हो जाता है, कहीं पर भी उंगली वगैरह कट जाती है तो खून बहने लगता है, तो उस स्थान पर हम क्या कर दें, या तो हम फिटकरी डाल दें, पोटास एलम बोलते हैं इसको। फॉर्मूले की अगर हम बात करें K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, या फिर क्या कर दें, फेरिक क्लोराइड FeCl3 का क्या डाल दें, विलियन डाल। तो इनमें क्या होगा भाई, जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन ऋणावेशित कण है, तो उनको ऋणावेशित कण को स्कंदित करने के लिए जो FeCl3 है, इसमें जो आयरन है +3 के रूप में, यानी कि फेरिक आयन के रूप में, और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आयन के रूप में क्या करेंगे, जो एल्ब्यूमिन है यानी कि जो ऋणावेशित पदार्थ है उनको क्या कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं। इस प्रकार जो रक्त है वो बहना रुक जाता है, यानी कि वहां पे रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो रक्त का स्कंदन समझ में आया होगा। रक्त के स्कंदन के बारे में अगर हम बात करें, रक्त जल है, उसमें एल्ब्यूमिन जैसे अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है जो ऋणावेशित होता है। रक्त जैसे ही बहने लगता है तो उस स्थान पर यदि हम फिटकरी या फिर फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल देते हैं तो फिटकरी का एल्युमिनियम आयन, साथ ही जो फेरिक क्लोराइड है उसका फेरिक आयन है, ये क्या कर देते हैं, जो नेगेटिव पदार्थ हैं उनको स्कंदित कर देते हैं, इस कारण रक्त बहना बंद हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में आकाश का नीला रंग। आकाश के नीले रंग के बारे में अगर हम बात करें, भाई आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में बहुत सारे धूल मिट्टी के कण, जल के कण, जलवाष्प वगैरह पाई जाती है, असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश उनसे टकराता है तो प्रकाश का जो किरणें हैं वो क्या होने लगती हैं, प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकीर्णित हो जाती हैं। और जिस रंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रकीर्णन होगा तो अलग अलग कलर उत्पन्न होंगे, और जिस कलर की जो तरंग धैर्य है सबसे कम होती है, उसी तरंग धैर्य का प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। तो जो नीला कलर है, नीला रंग है, नीले रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है, इस कारण आकाश का नीला रंग हमें दिखाई देता है। बाकी के रंग है वो क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं कणों के द्वारा, और जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, इस कारण हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है कि भाई वायुमंडल में असंख्य मात्रा में धूल मिट्टी के कण हैं, निलंबन अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ कोलोइडी अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश उनसे टकराता है तो प्रकाश प्रकीर्णित होकर के चारों तरफ बिखर जाता है। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वही रंग हमें दिखाई देता है। नीला जो रंग है, नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इस कारण नीला रंग हमें आकाश का दिखाई देता है। तो ये थे हमारे पास में कोलोइडों के अनुप्रयोग। इसी के साथ जो हमारा पृष्ठ रसायन चैप्टर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। यदि ये जो जितने भी पार्ट पढ़े हैं, टोटल 34 पार्ट हो चुके हैं हमारे पृष्ठ रसायन चैप्टर में। जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है नीचे, उस पर क्लिक करके आपको सीरियल से 34 के 34 पार्ट मिल जाएंगे। कंटिन्यूसली देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं उनके प्रक्रम, यानी कि छठा चैप्टर है, छठे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।